Today we are going to start with a new chapter, General Principles and Processes of Isolation of Elements, जिसको मेटलर्जी भी कहा जा सकता है. ओके, पहली बात कि हमें ये क्यों पढ़ना है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में है इसलिए. हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट मेटलर्जी का काम कहाँ आता है. कोई भी हमारे पास कोई भी मेटल है, लाइक वी आर यूजिंग आयरन और एनी अदर मेटल अराउंड अस, क्या वो नेचर में एज अ मेटल मिला था. जैसे एल्यूमिनियम के डोर्स बनते हैं, या एल्यूमिनियम आजकल काफी यूज होता है, या आयरन होता है, या कॉपर होता है, हम कॉपर के बर्तन लाते हैं, ऑल दैट स्टफ. तो क्या वो एज इट इज हमें नेचर में मिलता है? डू यू रियली थिंक सो? नो. हमें जितने भी ये मेटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम एंड मोर अबंडेंटली दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स. ओके, वो कंपाउंड्स कहाँ होते हैं? पत्थर, पहाड़ और कुछ भी होगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऑक्साइड, सल्फेट या कोई ना कोई वो एक तरीके का प्रेसिपिटेट ही तो है, अलग अलग कंपाउंड्स का. तो अब हम जानेंगे कि हम पत्थर से मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर मेटलर्जी. अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं तो एज आई हैव टोल्ड यू, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स इन प्रॉफिटेबल मैनर. ऑब्वियसली अगर मुझे आयरन एक्सट्रैक्ट करना है और बेचना है तो मैं इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा उससे प्रॉफिट कमा सकूं. ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने एक्सट्रैक्ट किया, मेरी कॉस्ट आई 100 रुपीज और मैं बेच दूंगी 80 रुपीज में. ये तो पॉसिबल नहीं है. तो हमें ये देखना है कि हमें मेटल्स तो एक्सट्रैक्ट करने ही है, लेकिन प्रॉफिटेबल मैनर में करने हैं. अब जब प्रॉफिटेबल मैनर की बात आती है तो प्रॉफिटेबल मैनर में क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी होगी. पहला, रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल सस्ता तो होना ही चाहिए, वो इजीली अवेलेबल, लेकिन इसके साथ साथ उसमें से ज्यादा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. तुम्हें चाहिए मैंगो. मैंगो तो सबको पसंद होता है. सोचो कि हम मैंगो लेकर आए, मैंगो में पल्प बहुत कम है और मेजर पार्ट गुठली ने ले लिया. आम के आम गुठलियों के दाम, तो इट वुड बी ऑफ नो यूज, इजंट इट? तो उसी तरीके से हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो मैंने रॉ मटेरियल लिया है उसमें से मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्शन कर सकती हूँ और वो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल और सस्ता भी है. दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी पड़ेगी? मेरा प्रोसेस. मान लो मैं रॉ मटेरियल बढ़िया ले आई, उसमें मेटल का कंटेंट भी ज्यादा है, लेकिन मैंने ये देखा कि उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है. जो भी मैं मशीन्स यूज कर रही हूँ या मैं जो भी प्लांट लगा रही हूँ मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए, वो मुझे बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, तो फिर वो प्लान भी फेल हो जाएगा, राइट? तो हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना चाहिए. हमें प्रॉफिटेबल मैनर जब हम बोल रहे हैं तो हमें रॉ मटेरियल का भी ध्यान रखना है और प्रोसेस या वी कैन से मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन का भी ध्यान रखना है, सो दैट वी कैन अर्न और द मेटल एक्सट्रैक्टर कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. फाइन. अब बात आ रही है कि ठीक है, हम जो
मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो पत्थर से कर रहे हैं। तो ये और क्या चीज है? ओर्स। पत्थर है, पत्थर इज अ मिनरल, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? और वो कंपाउंड होता है या वो वाला पत्थर है जिसमें से प्रॉफिटेबली मेटल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। मिनरल ये है कि सब में कंपाउंड्स तो प्रेजेंट है। मान लो मेरे पास आयरन है, आयरन तो K4FeCN6 में भी प्रेजेंट है, और आयरन ऑक्साइड में भी प्रेजेंट है। हम कहां से प्रॉफिटेबली या निकालेंगे तो हमें फायदा होगा? K4FeCN6 में तो उसका कंटेंट बहुत कम होगा, isn't it? इसी तरीके से जितने भी पत्थर मिलेंगे, जितनी भी चीजें मिलेंगी, उन सब में आयरन कंटेंट होगा, लेकिन दे विल बी कंसिडर्ड एज मिनरल्स। लेकिन जिन मिनरल्स में से मैं प्रॉफिटेबली या उसको मैं रॉ मटेरियल यूज कर सकती हूँ मेटलर्जी में, उसको मैं कहूंगी ओर। फाइन, तो लेट्स गो ऑन विद द डेफिनेशन। मिनरल इज अ सब्सटेंस in which metal is present in either native state or combined state। बस मेटल की प्रेजेंस है। लेकिन ore is the mineral, और एक मिनरल ये होता है in which the metal can be economically and conveniently extracted। मतलब हमारा प्रॉफिटेबल मैनर होना चाहिए जिसमें से मैं एलिमेंट एक्सट्रैक्ट भी कर सकूं इजीली, ज्यादा मुझे महंगा नहीं पड़े, और उसमें से ज्यादा कंटेंट भी आ जाए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर ऑन दिस अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। बच्चों, जो स्टूडेंट्स 10 to 11th मूविंग है, यानी कि इस अभी 11th क्लास में आए हैं, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट किया जा रहा है, इमर्ज बैच। बिल्कुल नया बैच है 11th वाले बच्चों के लिए, बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक से, सबसे पहला चैप्टर यानी कि बेसिक मैथ से ये बैच स्टार्ट होगा, और इसकी स्टार्टिंग डेट है 25 अगस्त। ठीक है बच्चों, इसमें जो पढ़ाने वाली फैकल्टीज हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, ठीक है ना, और बहुत ही टॉप क्लास फैकल्टीज हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की नंबर 1 फैकल्टीज हैं, ठीक है ना। मैथ्स अंशुल सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स में खुद पढ़ाऊंगा आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको शरद कोठारी सर पढ़ाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री PMS सर पढ़ाएंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री आपको ब्रिजेश जिंदल सर पढ़ाएंगे। ठीक है, अब इस बैच में बच्चों क्या होगा, इस बैच में हम 25 अगस्त से स्टार्ट करके मार्च के एंड तक इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। ठीक है, और एक एक टॉपिक इसमें क्या होगा, जैसे कि अगर ये लेट स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंप्रेस्ड होगा, नहीं, इसमें नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होंगी। ठीक है ना, इसमें नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होंगी, किसी भी चीज को कंप्रेस नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। अब अगर मैं इसमें बात बताऊं फिजिक्स की, तो इसमें आपके पास सब कुछ होगा, एवरीथिंग। ठीक है ना, पूरा स्टडी मटेरियल आपको हम ही देंगे, हैंड रिटन नोट्स देंगे, टेस्ट होगा। ठीक है ना, हर कॉन्सेप्ट, हर इलस्ट्रेशन को बहुत ही डिटेल में आपको समझाया जाएगा, और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो भी बिल्कुल डिटेल्ड होमवर्क होगा, जो कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों को कवर करेगा। इनफैक्ट आपकी स्कूल की स्टडीज को भी वो कवर करेगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हर 3 लेक्चर्स के बाद चौथा लेक्चर आपको डाउट का मिलेगा, यानी कि 25% ऑफ द टाइम आपका डाउट में जाएगा। ठीक है, इसलिए कोई भी डाउट आई होप आपका बचेगा नहीं अगर इतना टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, और जो होमवर्क की एक्सरसाइजेज हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है ना, पैराग्राफ वगैरह हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसमें आपके जेईई मेंस के PYQ की एक्सरसाइज भी होगी, जेईई एडवांस के PYQ की एक्सरसाइज भी होगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। And last part, gangue or matrix is the non-metallic impurities present in the ore। अब पत्थर है, पत्थर अगर आयरन ऑक्साइड का है तो या आयरन सल्फाइड का है, Fe2S का है, तो that doesn't mean उसमें मिट्टी नहीं होगी, बिल्कुल होगी, impurities होंगी।
तो वो जो नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज होती हैं उनको हम कहेंगे गैंग और मैट्रिक्स. So I hope you understand the idea of metallurgy या फिर general principles so as to extract metals. Fine. तो हमें ये पता चल गया कि हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना है. अब बात आती है कैसे करना है. जितने भी जब भी ऐसे दिमाग में आता है मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, ऐसा नहीं है कि हर बार एक नया तरीका सोचा जाता है. एक हम फिक्स्ड लाइन फॉलो करते हैं अलग अलग मेटल्स के लिए. हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी रहती हैं, कुछ स्टेप्स ध्यान रखने रहते हैं कि हमें कैसे करना होता है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल बिहेवियर. फाइन. स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मेटलर्जी. अब तुम एक पत्थर लाए, ठीक है. पत्थर को सबसे पहले तुमने क्या किया? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग. मैंने क्रश कर दिया, ग्राइंड कर दिया. ऐसा क्यों किया होगा? ऐसा मैंने इसलिए किया था ताकि जब मैं एक्सट्रैक्शन कर रही हूँ ऑक्साइड किसी भी फॉर्म में किसी भी कंपाउंड से मेटल निकाल रही हूँ, तो मुझे मैक्सिमम सरफेस एरिया मिलेगा, तो मेरी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी. सो यू अंडरस्टैंड. फर्स्ट स्टेप इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर. ठीक है. स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 आता है concentration of ore और we can say purification of ore. अब तुम सोचोगे हमें तो प्योर मेटल चाहिए, ये ओर की प्योरिफिकेशन क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो बेसिकली मान लो हमारे पास 2 kg पत्थर है जिसमें से 0.5 kg इम्प्योरिटीज है. तो डोंट यू थिंक कि मैं जो अपनी रिसोर्सेज होंगी मैं 0.5 kg पर वेस्ट करूंगी? यस और नो? तो फिर कोशिश की जाएगी कि मैं मैक्सिमम जो उसमें इम्प्योरिटीज ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको निकाल दूं. ठीक है, निकाल देते हैं. क्या करेंगे? ओर को कॉन्सेंट्रेट करेंगे. एक बात ध्यान रखना, हमें वापस से ओर ही मिलेगा. ऐसा नहीं है कि हमें मेटल मिल जाएगा. हमने ओर लिया, इसको प्योरीफाई किया, हमें वापस से ओर मिला, लेकिन उसमें इम्प्योरिटीज या कचरा कम होगा कि हम पत्थर लाए हैं तो साथ में कचरा, फूल पत्ती सब होगा. राइट. तो अब जब हम इस ओर को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो इसके भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं. कुछ फिजिकल मेथड्स होंगे, कुछ केमिकल मेथड्स होंगे. जैसे कि अगर मैं फिजिकल मेथड्स की बात करूं तो ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन, ये सब आगे आप देखेंगे. और अगर मैं केमिकल मेथड्स की बात करूं तो लीचिंग. फाइन. अब क्या हुआ, मैंने ओर को प्योरीफाई कर दिया. जब मेरे को और प्योरीफाइड फॉर्म में मिल गया तो मैं उसको बोलूंगी कॉन्सेंट्रेटेड ओर. ठीक है. अब मेरे पास जो भी ओर प्रेजेंट है उसमें मैक्सिमम कंटेंट ओर का है और ओर में मैक्सिमम कंटेंट मेटल का है. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब ओर तो अलग अलग कंपाउंड्स की फॉर्म में होगा. कोई सल्फेट होगा, कोई ऑक्साइड होगा, कोई कार्बोनेट होगा, कोई सल्फाइड होगा, कोई कार्बाइड होगा, किसी भी फॉर्म में हो सकता है. तो क्योंकि वो ओर किसी भी फॉर्म में हो सकता है तो हम एक ट्रेडिशनल मेथड यही है कि सबसे पहले इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा. ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऑक्साइड में उसको हीट करके अलग अलग तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन नेक्स्ट मेथड होता है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड. इसके बेसिक मेथड्स हैं कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग. अब हमने क्या किया है, हमने ओर लिया, उसको पहले क्रश कर दिया, ग्राइंड कर दिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया.
क्रश करके, ग्राइंड करके, सरफेस एरिया बढ़ा के हमने ओर को प्योरीफाई किया, उसमें से कचरा निकाल दिया। कचरा निकल गया तो अब हमें प्योरीफाइड ओर या मोर कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिला। उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। अब याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर हो रहा है उसमें मेनली क्या हटेगा? नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज हटेगी, गैंग हटेगा, लेकिन मेटेलिक प्योरिटीज तो अभी भी हैं, तो वो साथ में ही ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगी। चलो हो गई, कोई बात नहीं। अब जब मैंने मेटल ऑक्साइड बना दिया तो अब मुझे मेटल लाने के लिए क्या करना है? ऑक्सीजन रिमूव करना है। ऑक्सीजन रिमूव करना है तो क्या मैं बोल सकती हूं कि द मेटल ऑक्साइड विल बी रिड्यूस्ड टू मेटल, स्मेल्टिंग एंड रिडक्शन। और रिडक्शन को हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, कार्बन की हेल्प ले सकते हैं, एल्यूमिनियम की ले सकते हैं, अलग अलग तरीके से रिडक्शन कर देंगे। अब कॉन्सेंट्रेशन किया ओर का, कॉन्सेंट्रेटेड मिला, नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज हट गई। अब मुझे मिल रहा है ऑक्साइड। ऑक्साइड को मैंने रिड्यूस किया तो मुझे मेटल मिल गया। मेटल में भी इम्प्योरिटीज होंगी, दूसरे मेटेलिक इम्प्योरिटीज तो रही ही होंगी, एटलीस्ट और भी हो सकती हैं। तो मेटेलिक जो इम्प्योरिटीज रही तो मुझे क्या मिला? इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल मिलने के बाद मैंने क्या किया? उस मेटल को क्लीन करने की कोशिश की या प्योरीफाई करने की कोशिश की अलग अलग मेथड से। लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, क्यूपिलेशन, जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, वेपर फेस रिफाइनिंग और एमलगमेशन। तो मैंने अलग अलग तरीके से इसकी रिफाइनिंग करने की कोशिश की। जैसे ही मुझे रिफाइंड मेटल मिला तो उसको हम बोल सकते हैं कि मुझे प्योर मेटल मिल चुका है। सो दिस इज द बेसिक आउटलाइन ऑफ मेटलर्जी। हम जब भी कोई एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हम ये सब स्टेप्स फॉलो करते हैं। बिफोर मूविंग टू द पर्टिकुलर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, हम इन स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे और फिर कुछ मेटल्स का एक्सट्रैक्शन देखेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट स्टेप इन कॉमन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मेटलर्जी। पहला स्टेप क्या होता है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, जिसको हम बोलते हैं पल्वराइजेशन। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग हमने क्यों किया था? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। Operation in which size reduction of large lumps to small pieces followed by finely ground material is done by the use of crushers and grinders. Fine. इसमें हमने अच्छे से क्रश कर दिया, ग्राइंड कर दिया और क्या कर दिया? सरफेस एरिया इंक्रीज। फाइन। सबसे पहले क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। नेक्स्ट आता है कॉन्सेंट्रेशन और वी कैन से ड्रेसिंग ऑफ ओर। हम अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे जिसमें हम ओर में से इम्प्योरिटीज निकाल सकते हैं, जिससे कि वो ओर थोड़ा सा और कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए। ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। The first method of concentration of ore is leviation or we can say gravity separation. It is more like कि जैसे हम घर में देखते हैं, मम्मी जब दाल बनाती है तो दाल को पानी में भिगोती है, उसमें जो दाल होती है वो हैवी हो जाती है और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो ऊपर तैरने लगती हैं और पानी के साथ उसको निकाल दिया जाता है। उसी तरीके से ग्रेविटी सेपरेशन में भी जो हैवी पार्ट होता है वो नीचे बैठ जाता है और जो लाइटर पार्ट होता है वो उड़ जाता है या वो पानी के साथ बह जाता है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्रेविटी सेपरेशन।
अब देख लेते हैं. द मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटीज. जैसे कि दाल और जो इम्प्योरिटीज थी उसकी डेंसिटी में डिफरेंस है, और जो ऊपर तैर रहे हैं वो है गैंग पार्टिकल्स. द पाउडर्ड ओर विद गैंग पार्टिकल्स इज इंट्रोड्यूस्ड इन द रनिंग वाटर. क्या किया जाता है कि हमने, ये पहाड़ी टाइप की चीज है, ठीक है, यहां पर ये बना दिए गए बैरियर्स. अब ये वाला जो पानी है, यहां से पानी बह रहा है, इसमें हमने और पार्टिकल्स डाल दिए. तो इसमें जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो तो थोड़ा नीचे की तरफ रहेंगे, तो वो यहाँ पर रुक जाएंगे. यहाँ पर नहीं रुके तो यहाँ रुक जाएंगे, इस तरीके से. लेकिन जो इम्प्योरिटीज हैं वो बह जाएंगी और यहाँ पर गैंग पार्टिकल्स आ जाएंगे. So this is basically levitation. Lighter impurity particles washed off with water and heavier or particles settle down at the bottom. इसको जैसे हम दाल की तरह भी कर सकते हैं. So this was the first method, gravity separation. अब हम देखते हैं second method. Second method आता है magnetic separation. Magnetic separation से नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ तो मैग्नेटिक होना चाहिए. तो यहाँ पर या तो इम्प्योरिटी मैग्नेटिक होनी चाहिए या फिर और, बेसिकली वो दोनों को, मैग्नेटिक पार्ट और नॉन मैग्नेटिक पार्ट को अलग करेगा. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आयरन रहता है, आयरन में और मैग्नेटिक है और इम्प्योरिटी नॉन मैग्नेटिक है. या मैं टिन की बात करूं तो SnO2 में मेरे पास जो ओर है वो तो नॉन मैग्नेटिक है, लेकिन उसके अंदर जो इम्प्योरिटी होती है वोल्फ्रामाइट, वो मैग्नेटिक रहती है, FeWO4. फाइन. तो इसमें किया क्या जाता है, ये एक तरीके से कन्वेयर बेल्ट होती है. यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ पे हमने और डाला, ये चलता गया चलता गया चलता गया. लेकिन जब, क्योंकि ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ तक है, तो क्या होगा कि जो ये रोलर है यहाँ से, अब ये इधर गया इधर गया, अब इनर्शिया की वजह से नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज तो इधर आकर गिर जाएंगी दूर, लेकिन जो मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज होंगी वो इसको चिपकी रहेंगी. तो वो चिपकी रहेंगी, तो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट खत्म हुआ तो वो इम्प्योरिटीज वो पार्ट गिर जाएगा. तो मैग्नेटिक पार्ट और नॉन मैग्नेटिक पार्ट इस तरीके से अलग किया जाता है. फाइन. नेक्स्ट मेथड आता है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस. इससे रिलेटेड काफी बार क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो इट इज v raised to the power 20 times important. फाइन. फ्रॉथ फ्लोटेशन की प्रोसेस की बात की जाए तो इट इज बेसिकली, इट इज यूज फॉर ओनली एंड ओनली सल्फाइड ओर्स. सल्फाइड ओर्स के लिए यूज किया जाता है, पहली बात. दूसरी बात, इट इज बेस्ड ऑन कि अगर मेरे पास वाटर है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल मिक्स किया और उसको अच्छे से मिक्स किया, तो कुछ झाग बनेगी, जैसे कि सोप में होता है, तो कुछ झाग बनेगी उस वो ऑयल पार्टिकल से रिलेटेड. और वो जो झाग बनेगी उसमें जो सल्फाइड ओर है उस झाग से जाके चिपकेगा, और जो दूसरी इम्प्योरिटीज हैं वो गीली होकर उसी कंटेनर में नीचे बैठ जाएंगी. तो बेसिकली जो हमारे पास इम्प्योरिटीज होंगी वो एरोफोबिक होगी या हाइड्रोफिलिक होगी, और जो हमारा ओर होगा वो एरोफिलिक होगा और वी कैन से हाइड्रोफोबिक होगा. फाइन. तो इसमें क्या होता है कि मेरे पास ये पूरा वाटर सॉल्यूशन है, इसमें मैंने फ्रॉथर डाला. फ्रॉथर इन द सेंस झाग बनाने के लिए, जैसे यू मस्ट मधानी टाइप की चीज. फाइन. तो इसको मैंने बहुत, या मिक्सर ग्राइंडर टाइप, हैंड ग्राइंडर, इफ यू हैव हर्ड अबाउट हैंड ग्राइंडर जैसी चीज डाली.
तो अब ये झाग बनेगी तो झाग आ जाएगी यहाँ पर, और जो गैंग पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। अब ये जो झाग आई इन पर क्या चिपका हुआ है, हमारा ओर। फाइन। तो यूजुअली ओर इज आर मेकिंग एज एरोफिलिक एंड गैंग पार्टिकल एज एरोफोबिक, और in case of water we can say that ore is hydrophobic and gang is hydrophilic. अब इसके बाद इसमें किया कैसे जाता है सब कुछ। और पार्टिकल्स रेज टू द सरफेस अलोंग विद एयर बबल्स, एयर बबल्स की तरह ऊपर आ जाते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। गैंग पार्टिकल्स नीचे रह जाते हैं। अब क्योंकि हमें झाग बनानी है, ऐसा नहीं है कि अब बस ग्राइंडर डाल दिया तो झाग बन जाएगी। झाग बनाने के लिए या इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉथिंग एजेंट्स। जैसे कि हमें रिएजेंट्स, कुछ फ्रॉथिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि पाइन ऑयल होता है, यूज्ड होता है, कलेक्टर्स यूज होते हैं, एक्टिवेटर्स जो कलेक्ट करेंगे या उस रिएक्शन को एक्टिवेट करेंगे, या कोई दोनों सल्फाइड हो रहे हैं तो एक को सप्रेस करेंगे, तो हमारे डिप्रेसेंट्स भी यूज होते हैं। तो ये सब चीजें यूज होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कलेक्टर्स। कलेक्टर्स कौन से होते हैं? कलेक्टर्स का मेजर एग्जाम्पल आप देखोगे सोडियम मिथाइल ज़ैंथेट होगा या पोटेशियम मिथाइल ज़ैंथेट होगा। इनका काम क्या होता है? These compounds adsorb themselves on polar groups to grains of ores. ये पोलर ग्रुप पर अपने आप को एड्सॉर्ब करवाएंगे और फिर उसके ऊपर सल्फाइड ओर को अपने पास एड्सॉर्ब करवाएंगे, जिससे कि जो झाग होगी उसमें हमारा ओर चला जाए और उस झाग में हम सब कुछ कलेक्ट कर सकें, एज इन हमारा ओर कलेक्ट कर सकें। नेक्स्ट आता है एक्टिवेटर्स एंड डिप्रेसेंट्स। एक्टिवेटर्स एंड डिप्रेसेंट्स की बात करूं तो मान लो मेरे पास कोई भी ओर है, उसमें जो इम्प्योरिटी है वो भी सल्फाइड ओर की है, हमारा ओर भी सल्फाइड है। तो अब क्या करें? तो इन दैट केस हमें कुछ एक्टिवेटर्स डालने होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर ओर की या पर्टिकुलर कंपाउंड की एक्टिविटी को बढ़ा दे, और डिप्रेसेंट्स डालने रहते हैं जो किसी पर्टिकुलर इम्प्योरिटी की एक्टिविटी को कम कर दे। फाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गैलेना की बात करूं, ये जनरली स्फेलेराइट और पायराइट्स के साथ हमें मिक्स्ड मिलते हैं। सो दैट वाज अबाउट फ्रॉथ फ्लोटेशन। अब हम बात करेंगे लास्ट प्रोसेस, दैट इज लीचिंग. Leaching is generally known as hydrometallurgy. It is a chemical method of concentration. अभी तक हम सिर्फ physical methods यूज कर रहे थे, उसमें जो हमारा ओर है उसने किसी और के साथ कंपाउंड नहीं बनाया था, वो सिर्फ जाके चिपका था फ्रॉथ फ्लोटेशन में या इधर उधर गिर गया था ग्रेविटी सेपरेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन में। पर अब हम बात करेंगे लीचिंग की। लीचिंग में क्या होता है? बेसिकली ये एक केमिकल मेथड है, इसमें एक पर्टिकुलर डिसोल्यूशन करवाया जाता है जिसमें हमारा ओर या फिर उसका जो मेटल होता है वो एक दूसरा कंपाउंड बना लेता है, सॉल्युबल कंपाउंड बना लेता है, जिसको हम फिल्टर करते हैं और फिर वापस से उससे हमारा ओर या मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोमेटलर्जी एज वेल। और ये किसके लिए यूज होता है? ये एल्यूमिनियम बॉक्साइट ओर्स के लिए यूज होता है, आप आगे जाके देखेंगे। और गोल्ड के लिए यूज होता है, सल्फर के लिए, सॉरी गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, एंड बेसिकली इट इज एक तरीके से हमने जो डाला हमें वही वापस मिला, बस बीच में कोई कंपाउंड बना है। फाइन। सो दैट वाज ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। सबसे पहले हमने पल्वराइजेशन किया, क्रश एंड ग्राइंड किया, उसके बाद ओर को कॉन्सेंट्रेट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। हमें कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिल गया, अब हमें कॉन्सेंट्रेट करना है कि हम उसमें से कैसे मेटल को निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें उसका
ऑक्साइड बनाना रहेगा। तो कन्वर्जन ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म। तो अगर मैं ऑक्साइड मुझे बनाना है तो बेसिकली दो मेथड्स रहते हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, कैल्सिनेशन में ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर और रोस्टिंग में क्या होता है, ओर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। फाइन। तो बिफोर मूविंग ऑन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, हमें ये पता होना चाहिए कि हम कैल्सिनेशन किसके लिए यूज कर रहे हैं और रोस्टिंग किसके लिए यूज कर रहे हैं। कैल्सिनेशन इज बेसिकली यूज फॉर ऑक्साइड ओर्स और कार्बोनेट और सल्फेट एटसेट्रा, एंड रोस्टिंग इज यूज फॉर सल्फाइड्स, कार्बाइड्स एटसेट्रा। इसको याद करने का एक तरीका है, एंड इट इज ऑफ कोर्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री एज वेल, कंसेप्ट एज वेल, कि जहां पर तुम्हें ओर में पहले से ऑक्सीजन दिख जाए, जहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ट्रू रहता है, जहां पर तुम्हें ओर में पहले से ही ऑक्सीजन दिख जाए, जैसे कि कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्साइड एटसेट्रा। ऑक्साइड तो ऑक्साइड होता ही है वो, अगर वो हाइड्रेट फॉर्म में है तो हम वहां पर बोलेंगे कि हमें हीटिंग करनी है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मेरे को जो ओर का फॉर्मूला है उसमें ऑक्सीजन नहीं नजर आ रहा है, तो हम उसमें ये देखेंगे कि वी हैव टू हीट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ताकि उसमें ऑक्सीजन आ तो जाए ऑक्साइड बनाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है कि मेरे पास कार्बोनेट है, सल्फेट है या कुछ भी है, उसको हीट करेंगे तो हमें ऑक्साइड मिल जाएगा। जैसे कि Al2O3.2H2O को हीट किया तो Al2O3 बन गया, Fe2O बन गया, CaO बन गया, MgO बन गया। फाइन। प्रोसेस टेम्परेचर इज बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रीटेड ओर्स। हमें इस बात का ध्यान रखना रहता है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों में ही, कि जब हम उसको हीट कर रहे हैं तो जो भी हमारा ओर है उसका मेल्टिंग पॉइंट रीच नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर तो वो पिघल जाएगा, फिर वो बोलेगा नहीं बनना मुझे ऑक्साइड। फाइन। तो वी हैव टू कीप द टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट so as to go on with the process. And during calcination, moisture, volatile impurities are removed one by one and it becomes porous. अब जैसे मान लो Al2O3 है, इसमें से H2O वाटर वेपर बन के निकल जाएगा, MgCO3 है, MgO तो बच जाएगा, CO2 उड़ जाएगी, कोई सल्फेट है तो ऑक्साइड तो बच जाएगा, लेकिन SO2 SO3 निकलकर उड़ जाएगी। फाइन। नेक्स्ट आता है रोस्टिंग। रोस्टिंग तो मैं काफी बता ही चुकी हूँ। इट इज हीटेड विद अदर सब्सटेंसेस, यूजुअली विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इट इज एम्प्लॉयड फॉर सल्फाइड ओर्स एंड कार्बाइड ओर्स, जहां पर ऑक्सीजन नहीं है। प्रोसेस टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। केमिकल कन्वर्जन ऑफ ओर टेक प्लेस, वो केमिकली तो कन्वर्ट हो ही रहा है। सम ऑफ द इम्प्योरिटीज रिमूवल एज वॉलेटाइल सब्सटेंस, कुछ और इम्प्योरिटीज भी होती हैं तो फिर वो वॉलेटाइल सब्सटेंस की तरह उड़ जाती है। जैसे सल्फर है, वो ऑक्सीजन के साथ SO2 बना के उड़ जाएगा। आर्सेनिक है, वो AS2O3 बना के उड़ जाएगा। फॉस्फोरस है, वो P2O5 बनाकर उड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास, अब हम आते हैं मेन ओर पे, तो इम्प्योरिटीज थी। जब मेरे पास जिंक सल्फाइड है तो SO2 निकल जाएगी, ऑक्साइड रह जाएगा। PbS है तो PbO रह जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड उड़ जाएगी। फाइन। अब मेटल सल्फाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू सल्फेट्स। ये बहुत बार ऐसा होता है कि वो सल्फेट्स भी बन जाते हैं, तो फिर उनको फिर से हीट किया जाता है ताकि SO2 निकल जाए। So that was all about roasting and calcination. अब हमने जो भी हमारा ओर था पहले उसको क्रश किया, ग्राइंड किया, फिर कॉन्सेंट्रेट किया, ओर को प्योरीफाई किया, और अब हमने इसका ऑक्साइड में कन्वर्जन कर लिया।